तो हेलो गाइस, IQ वॉइस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ, ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। कैसे कि भाई, पहले हमारा लेक्चर आया था परसेंटेज पे, फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पे, और फिर आया था मॉड्यूलस पे। तो आप किसी भी ऑर्डर में इनको देख सकते हैं, पर अच्छा ही रहता है कि बेसिक से शुरुआत करें। इसलिए मैं अब अरिथमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें परसेंटेज और हो चुका है, ये आज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके हम प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ऐसे करके सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि आप इसको स्कैन कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप भेज दीजिए, जो कि हम फटाक से सॉल्व कर देंगे। और काफ़ी सारे लोग हैं इसमें पहले से जो आपको अच्छे से आंसर बता देंगे, कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो आपको समझा देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो कि है रेशियो का। रेशियो क्या होता है? बेसिकली मान लो आपको अगर दो नंबर हैं, A और B, और अगर आपको इनकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू जैसे कि मान लो A दे रखा है 10, B दे रखा है 15, तो आप इनके रेशियो तक तो पहुंच सकते हैं। रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। किन्हीं भी दो या कितने भी नंबरों की जिनको हम रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम रिमूव कर देते हैं ऑल द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स को हम हटा देते हैं। कॉमन फैक्टर हटा देते हैं मतलब, जैसे देखो 10 होता है 5 × 2, 15 होता है 5 × 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 5। अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारा रेशियो बच जाएगा 2:3 का। तो अगर हमको दो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर वैल्यू दी है दो नंबरों की, तो आप उनके रेशियो तक तो पहुंच सकते हैं। पर अगर आपको रेशियो दिया है और आपको उनकी वैल्यू पर जाना है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2:3 है A/B का रेशियो। अब वो आपसे पूछे A और B की वैल्यू बताओ, तो वो तो हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने ऐसे से कॉमन फैक्टर हटाया तो वो हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम इसको 2 से भी, 3 से, 4 से, जिस भी नंबर से चाहे उससे मल्टीप्लाई कर ले। 20:30 कर दें तो भी रेशियो 2:3 है। 4:6 कर दे तो भी वही है। अगर हम इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी रेशियो हमारा 1:2 ही आएगा। ओ सॉरी, 2:3 आएगा। तो अगर हमको रेशियो दिया तो हम उसकी वैल्यू पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो आपको परेशान ना करे आगे। जैसे अगर A/B गिवन है, ठीक है, तो इसमें हम कोई भी रेशियो गिवन है तो उसके जो पहले पार्ट है उसको हम हमेशा एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है। ऐसे आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीसीडेंट लिखता है और बी बताओ, बी को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको दिमाग में रखनी है, बस पता रहना चाहिए सब चीज के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, ठीक है ना। मान लो 6, 8 और 18 का रेशियो गिवन है, तो रेशियो हम उसको तब बोलेंगे जब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो रेशियो इसका होगा, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3, इसमें 2, 2, 2, तो सबसे 2 हट जाएगा, तो 3:4:9, ये इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रेशियो की डेफिनेशन है। और हम चाहे तो पहले थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक बेसिक, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने रेशियो में डील कैसे करते हैं। मैं आपको हर तरह से क्वेश्चन शुरुआत से करके दिखाऊंगा। तो मान लो कहता है राम है और श्याम है, ठीक है। दोनों की सैलरीज का जो सम है, मतलब दोनों मिलके मान लो 35,000 कमाते हैं, ठीक। और इनकी सैलरीज का रेशियो दे रखा है, सैलरी का रेशियो किसका? R/S। राम/श्याम का कितना है? 5:9। अगर हमको मान लो इंडिपेंडेंट वैल्यू निकालनी है, राम की सैलरी कितनी है, श्याम की सैलरी कितनी है, तो कई तरीके हैं। देखो, जैसे पहला तरीका सबसे आसान, जो हम 8th क्लास में यूज करते थे, उसमें क्या था कि हम मान लेते 5:9, और इसका मान लो जो भी फैक्टर कटा होगा वो k है, ठीक है, k टाइम्स है। तो बेसिकली राम की सैलरी कितनी आ जाएगी? 5k, और श्याम की कितनी आ जाएगी? 9k, ठीक। तो हम कर देंगे 5, दोनों की सैलरीज का हमें सम पता है, ठीक है, 5k + 9k विच इज 14k, आ गया 35,000, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 2500, ठीक है। तो इससे राम/श्याम जो कि 5k और 9k था, वो आ गया 5 × 2500 और 9 × 2500, जो कि हो गया 12,500 और 22,500, ठीक। ये हो गया पहला तरीका। हम ज्यादातर इस तरह से के लेके नहीं करेंगे, क्योंकि ये जबरदस्ती प्रोसेस को लंबा ही बना रहा है और कोई इसकी खास वजह नहीं है। अगर हमको राम की सैलरी डायरेक्ट निकालनी है तो हम पार्टनरशिप का भी एक कॉन्सेप्ट है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर 5:9 का रेशियो है
मतलब कि राम 5 कमा रहा है, टोटल इनका सम 14 में से, और ये किसका फ्रैक्शन है, 35,000 का। तो 5/14 ऑफ 35,000 करेंगे तो भी 12,500 आएगा। और श्याम का ये से निकाले तो 9/14 ऑफ 35,000 करेंगे तो वो भी 22,500 आएगा। तो या तो इस तरह से कर लिया, हमारा मेथड 2 हो गया, ठीक है। पर जिस मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो ये वाला है कि मान लो 5:9 दिया है हमको, ठीक है, इनका सम कितना आ गया 14, और हमको इनका एक्चुअल सम दे रखा है जो कि है 35,000। देखो हम मान लो अगर हम इनकी सैलरीज का डिफरेंस दिया होता तो हम क्या देखते हैं, 9 - 5 4। तो हम हमेशा उस टर्म से कंपेयर करेंगे जिसकी हमको रियल वैल्यू गिवन हो। तो ये 14 हमें, हमारा सम कितना है 14, एक्चुअल सम कितना है 35,000, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मतलब 35,000 डिवाइड बाय 14 अगर करें तो कितना आ रहा है 2500, ठीक है। मतलब जो हमारा सम आया उसको 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअल सम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी 5 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 9 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी एक्चुअल सैलरीज आएंगी इनकी, जो कि 12,500 और 22,500। आप लोग ये करते तो होगे पर आपको उसका कॉन्सेप्ट पीछे का समझ नहीं आएगा, तो वो मैंने आपको आज बता दिया कि हमको हमारी एज्यूम्ड वैल्यू को जो एक्चुअल गिवन वैल्यू है उससे कंपेयर करना है, और उसके हिसाब से हम निकालते हैं कि हमको क्या चीज गिवन है। टेंशन मत लो, मैं आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा इसी चीज को आपको समझाने के, ठीक है। मान लो कहता है क्वेश्चन 2 में A:B का रेशियो गिवन है 3:5, ठीक है। और वो हमसे कहता है 2A + 4B अपॉन 3A + 5B, इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। तो देखो कई लोग क्या करते होंगे कि वही इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के मान के A की वैल्यू 3K और B की वैल्यू 5K डाल दी, ठीक है। फिर A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर क्यों अपने स्टेप्स बढ़ाए, है ना। अब आपको बस ये देखना है कि जब ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस मतलब कि मान लो जब अगर आप यहाँ पे मान लो के लोगे तो ये भी कुछ के की टर्म आएगी प्लस के की टर्म, तो ऊपर एक के की टर्म आएगी। फिर यहाँ पे आप ए को के की टर्म लोगे, फिर बी को फिर से के की टर्म, तो नीचे भी के की, और वो कट जाएगा। मतलब डिग्री सेम है दोनों ऊपर नीचे की, तो हम सीधा इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि 2 × 3 + 4 × बी की वैल्यू सीधा 5 भी रख सकते हैं। फिर 3 × ए की वैल्यू 3 + 5 × बी की वैल्यू 5 भी रख सकते हैं। तो 6 + 20 अपॉन 9 + 25 विच इज 26 अपॉन 34 विच इज 13 अपॉन, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा आंसर देंगे जब भी हमसे रेशियो पूछा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। मान लो कहता है कि एक फैन, मैं आपको कई सारे एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक एक आइडिया का कॉन्सेप्ट पता लग जाए, ठीक है, और आपको आगे दिक्कत ना हो। मान लो कहता है इसका सेलिंग प्राइस है वो 17:13 का है। अब मान लो बोल देता है कि फैन इज कॉस्टलियर देन टीवी बाय 4,000। अब देखो हमको रियल वैल्यू यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू किसकी दी है, इनके डिफरेंस की, फैन और टीवी के हमको डिफरेंस की वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ पे हमको रेशियो दिया 17:13, तो हम इनका इस बार डिफरेंस निकालेंगे। 17 और 13 का डिफरेंस 4, हमारा वैल्यू है 4, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4,000। तो बेसिकली 17 कितना होगा 17,000, ये 13 कितना होगा 13,000। तो वो हमसे कुछ भी पूछ ले कि फैन की वैल्यू बताओ, टीवी की बताओ, दोनों के वैल्यू का दोनों के सेलिंग प्राइस का सम बताओ, तो वो हमारा 30,000 आ जाएगा। 17,000 + 13,000 है ना। तो इस तरह से हम रेशियो को इसलिए ऐसे डील करते हैं कि जो चीज हमें रियल में दी और जो चीज हमने अपनी एज्यूम करी उनको कंपेयर कर देते हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अच्छा वैसे एक टॉपिक इसमें वो ही बन जाता है, आपने मेरी परसेंटेज की जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे लगभग आगे मतलब 15 मिनट के बाद से देख लेना। उसमें मैंने मेंटल फ्रैक्शन कंपैरिजन पढ़ाया है। वो सेम चीज रेशियो में भी आ जाती है कि हमको कंपेयर करना हो कि भाई कौन से फ्रैक्शन बड़ा है। कि मान लो बोले 171/236 237 और यहाँ पे 338/400, इनमें से कौन सा बड़ा है, सब कैलकुलेट करना मैंने आपको इस वीडियो में सिखा रखा है परसेंटेज वाली। तो आप वो चाहे तो जाके देख सकते हैं। इसलिए मैं रेशियो में वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। और
मैं यही चाहूंगा कि आप ये वीडियो सारी लाइन से देखें, ठीक है। अब मान लो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चले। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मान लो अब हमको एक टॉपिक होता है, क्वेश्चन से पहले हम चलते हैं रेशियो कॉम्बिनेशन पे। रेशियो को कंबाइन करना आना चाहिए ना, कि रेशियो कंबाइन कैसे करते हैं। कंबाइन रेशियो होता है जैसे A:B हमको गिवन है 2:3 सिंपलेस्ट फॉर्म, B:C गिवन है 4:3। अब हमको रेशियो करना है कंबाइन, मतलब हमसे पूछ रहा है A:B:C कितना होता है। तो हम तो सिंपल कहेंगे कि भाई A:B हमें पता है 2:3, B:C हमें पता है 4:3। अब हमको वो वाला लिंक देखना है जो सेम है। यहाँ पे हमारा B सेम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो दोनों रेशियो में सेम होना चाहिए। तो हम हमेशा जो नंबर कॉमन होगा उसका एलसीएम लेंगे, 3,4। एलसीएम क्यों? क्योंकि हम चाहे तो बड़ा उसका मल्टीपल भी ले ले। जहाँ पे ऐसे को 12 है, मैं चाहूँ तो इसको 24 भी ले लूंगा, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाद में वो सब कट जाए और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना रेशियो चाहिए होता है। इसलिए हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। मैं आपको हर चीज का डिटेल बता रहा हूँ कि क्यों करना है। तो अब मान लो 2:3 में बी को 12 करना है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8:12 आएगा। अब इसमें इसको 12 करना है तो इंटू 3, तो 3 को भी 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा A:B:C कितना आ गया? 8:12:9 का, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा बहुत बेसिक लग रहा हो, पर वीडियो में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको बहुत सारी नई चीजें भी पता चलेंगी, जैसे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है और मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेरिएशन पढ़ाएंगे, है ना। तो बस देखते रहिए, बस वन शॉट है और कंसाइज वीडियो है। अब मान लो क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कहता है A, B और C आपके क्या है? पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक। और A:B आपको गिवन है 3:4 और B:C आपको गिवन है 2:1, ठीक। ये सब आपको गिवन है। फिर वो पूछ ले देन A+B+C इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन 201, बी ऑप्शन 207, सी ऑप्शन 205, डी ऑप्शन 210। आप सभी क्वेश्चन को पहले पॉज करा कीजिए और फिर मेरी अप्रोच देखिए। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर रेशियो गिवन है तो हम वैल्यू पर तो जा ही नहीं सकते, पर हम एक सम पर तो जा सकते हैं ना। जैसे कि देखो, पहले अगर हम इनको कंबाइन करें, रेशियो का भी सिखाया है, ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। 4 के लिए इसको इंटू 2 करा है तो इसको भी इंटू 2 करेंगे। A:B:C 3:4:2 आ गया, ठीक है। अब हमसे इसका सम पूछा है, हमारे लिए इसका सम क्या है? 9, 4, 5, 7, 8, 9, 9 हमारा सम है, ठीक है। तो हमारा कोई भी A+B+C की वो वैल्यू होगी जो 9 का मल्टीपल हो, है ना। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अब A+B+C की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, पर जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल जरूर होगी, ठीक है। तो बस हमें इसमें ये चेक करना है कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। तो 9 का मल्टीपल कौन सा है? 207 है। कितनी बार में जाता है? 2 बार में। फिर 27 जाएगा 3 बार में। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 207। तो आपको ऐसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन 5 आपसे वो बोल दे, क्या बोलेगा? P:Q गिवन है 4:1, Q:R 1:2, R:S 1:9, S:T। मतलब बस कॉम्प्लेक्स दिखाने को आपको बहुत सारे रेशियो बढ़ा देगा, पर आपको ऐसे क्वेश्चन आपकी सारी मतलब मॉड्यूल्स में, सारी हेल्प बुक्स में, प्रैक्टिस वर्कशीट में आपको मिलेंगे। तो आपको ये सब करने आने चाहिए, ठीक है। ये सब रेशियोज गिवन है। फिर आपसे पूछ रहा है PQR/STU की क्या वैल्यू है। तो वैसे तो उसको करने के दो तरीके हैं, पर मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा। तो देखो, पहला तरीका तो है कि हम इन सभी रेशियोज को पहले कंबाइन करें, P:2Q:R:S:T:U, ठीक है। तो P:2 कितना है? 4:1। अब देखो, Q दोनों में 1 है तो R की वैल्यू 2 ही आ गई, फिर तो अपने आप कंबाइन हो गए। फिर R2 है, यहाँ पे R1 है, तो इसको 2 बनाया तो 18 आ गया। तो जब R2 है तो S कितना है? 18 है। जब S 18 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 18 बनाया इंटू 6 करके, तो T को भी 6 बनाया, तो 6:U। अब अब देखो, इन्होंने ये रेशियो उल्टा दे दिया, T:U की जगह U:2 दे दिया। तो ध्यान से करना बस क्वेश्चन को ना। अब जब यहाँ पे T6 है इंटू 6, तो यहाँ पे भी इंटू 6 होगा, इंटू 6 48, ठीक है। तो U कितना आ गया? 48। अब बस ये सारे रेशियो कंबाइन हो गए
हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे से फ्रैक्शन में पूछा है वो होमोजीनियस है, तो हम सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, 4 × 1 × 2 अपॉन 18 × 6 × 48, और ये 4×2 = 8 से ये कट जाएगा 6 बार में, ये आ जाएगा आपका 1/36 × 18, जो कि आ जाएगा 1/72 × 9। 72 720 में से 72 है 1/648 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो इन सब क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पर हाँ, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन चाहिए और कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ानी है तो एक काम कर सकते हैं। मैंने एक वैदिक मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, शॉर्ट्स फॉर्म में है वो, और लगभग उसमें 8-9 वीडियोस हैं। तो आप यहाँ मैं आई बटन में डाल दूंगा लिंक, आप चाहे तो इस वीडियो के बाद एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। आप 10 मिनट में आप देखना कि आपको कितना आपकी कैलकुलेशन स्पीड में फर्क दिखेगा। उसमें मैंने 0 से 125 सबके स्क्वायर से खा रखे हैं, तो और बाकी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने यहाँ पे लगाई वो सब भी आपको उसमें कवर्ड मिलेंगी। ठीक है, अच्छा मैं कह रहा था कि इसको करने के 2 तरीके हैं। तो ये तो वो आपका पहला मेथड, तो आप कहेंगे दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा मेथड इसका ये है, दूसरा मेथड ये है कि अगर ये हमको रेशियो गिवन है सारे, अगर मैं किसी तरह P/S की वैल्यू निकाल लूँ, Q/T की वैल्यू निकाल लूँ और R/U की निकाल लूँ, तो मेरे को ये रेशियो को कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बोलते हो, है ना? तो मान लो अगर मैं P/S की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे न्यूमरेटर में P लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में S लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर P/Q इंटू Q/R इंटू R/S कर दूं अगर, तो मेरे पास न्यूमरेटर में P है, डिनोमिनेटर में S है, और हम देखेंगे कि ये टर्म्स तो कैंसिल ही हो रही है। तो हमको P/S की वैल्यू मिल गई पहले 3 रेशियो को मल्टीप्लाई करके, और सब होमोजीनियस है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, P/S की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही Q/T की अगर हम वैल्यू निकाल लें, Q/T कैसे मिलेगी, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/9 इंटू 3/1। ठीक है, R से R कट जाएगा, S से S, और ये हमको मिल जाएगी, ये मिल गई हमको 4/18 2/9। ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगी 3 1/6, और हमको लास्ट वाली चाहिए R/U। तो देखो इसलिए आपको यहाँ पे केयरफुल होना है, क्यों? क्योंकि ये रेशियो हमको उल्टा दे दिया। ठीक है, तो इसलिए हमको ध्यान से चलना है। R/S इंटू S/T और इंटू T ऊपर चाहिए, U नीचे चाहिए। ठीक है, तो R/U हमें मिल जाएगा इससे, इसको इसको और इसके रिवर्स को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमने T/U लिया है। ठीक है, तो 1/9 इंटू 3/1 इंटू 1/8, 8×3 = 24। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमको बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो किस तरह हमने रेशियो कंबाइन भी नहीं करा और हम अपने आंसर पे आराम से पहुंच पा रहे हैं। ये 12 इंटू 6 देखो फिर से कितना होता है, 72, और हमारा आ गया 1/72 इंटू 9 विच इज 1/648। तो जी हाँ, मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरह से करके दिखाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी इसमें ट्रिक्स है जो एग्जाम के प्रेशर में आप हो सकता है कवर अप ना कर पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाहता हूँ, जो कि होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो आपको अलग अलग तरह की ट्रिक सिखाएंगे कि इसमें ऐसे करो, इस क्वेश्चन में ऐसे करो, पर अगर आप सिर्फ ट्रिक से, अगर आप ट्रिक सीख के अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे ना, अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत ट्रिक सीख के करेंगे तो आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रिक्स क्या है, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा आप क्या कर रहे हो, तो आप अपने खुद की ट्रिक्स बना लोगे। पर अगर आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, बस ट्रिक्स लगा रहे हो, तो अगर पूरी अर्थमेटिक में 100 तरह के क्वेश्चन है तो आपके पास 100 तरह की ट्रिक्स होंगी, तो कहाँ तक याद रखोगे? और अगर आपने एक बेसिक फॉर्मेट सीख लिया, ठीक है, रेशियो कैसे होता है, परसेंटेज को कैसे डील करते हैं, तो आप मतलब बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट सीखोगे, मतलब मुश्किल से 10 कॉन्सेप्ट सीखोगे, और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। सारे जो टॉपिक्स है एक के ऊपर एक बिल्डअप होते हैं। जैसे रेशियो सीखोगे, फिर परसेंटेज सीखोगे। अब बिना परसेंटेज सीखे कोई प्रॉफिट एंड लॉस सीखे तो क्या ही फायदा, है ना?
इसलिए एक डिफाइंड पाथ में चलो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये भी यूजफुल है, पर बिना इसके भी काम हो जाता है, पर आपको आना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मान लो कहता है क्वेश्चन में A/B का रेशियो 3:5 है, ठीक है, और कभी भी वो आपसे बोले कि पहले ये रेशियो था बाद में ये रेशियो हो गया, उसमें कुछ भी ऐड हुआ, सब्सट्रैक्ट हुआ, न्यूमरेटर में ऐड हुआ, डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट हुआ, किसी भी कारण बस का रेशियो चेंज हो गया, मान लो 5:7 पे। आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह के, पर मैं आपको एक बार पहले उसकी जनरल अप्रोच और फिर आपको इसकी अलग अप्रोच दोनों सिखा दूंगा। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे और नॉर्मल अप्रोच क्या है। मान लो पहले आपका रेशियो 3:5 था, फिर वो कहता है दोनों नंबर में +10 हुआ, +10 ठीक है, और आपका जो फाइनल रेशियो है 5:7 हो गया, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि ओरिजिनल नंबर्स क्या हैं, ठीक है ना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है। तो हमने ऐसा सोचा था कि भाई इसको k टाइम्स ले लेंगे, ये 3 के है और ये 5 के है, अभी कह रहे हैं दोनों में 10 ऐड हुआ तो +10 ये अप्रोच 1 है, साधारण अप्रोच है और पूरी एग्जाम में कर सकते हैं, इससे कोई भी बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा और बहुत जेन्युइन अप्रोच है। ये बराबर दे रही है 5/7 के। मैं इसको सॉल्व करना चाहती है 21k + 70 = 25k + 50, ठीक है ना, 4k इक्वल टू 4k इक्वल टू ये आ गया 20/35, एक सेकंड कुछ गलती कर दी क्या, अच्छा नहीं, 4 के आ गया 20 के बराबर और k की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, ठीक है। जब k की वैल्यू 5 आ गई तो हमारे जो इनिशियल रेशियो था वो देखो, तो 3 × 5 15 और 5 × 25, 5 × 5 25, तो हमारे इनिशियल नंबर a है 15 और b है 25 जो हमसे पूछा था। अब इन्हीं क्वेश्चंस में लग जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस इस तरह से लिखना है कि A/B है, इनिशियली 3:5 था, बाद में 5:7 हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इधर भी +10 हुआ, इधर भी +10 हुआ। अब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप अगर इधर पहले कर रहे हो तो आपको यहाँ इनमें भी पहले मल्टीप्लाई करना है, अगर आप इधर पहले कर रहे हो तो आपको इनमें पहले करना है। हमने इधर कर लिया तो आ गया 25, 5 × 5 -7 3 21, ठीक है, और सेम नीचे करना है, क्या आएगा 70 और 5 में से 70 -50, ठीक है, तो बोले तो 4/20, तो देखो सेम वही आ गया, 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 5 को, मतलब कि अब यहाँ पे जो 1 आता है ना, यहाँ पे जो भी चीज आए वो हमारे न्यूमरेटर के रेशियो को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 होता तो 5 होता, यहाँ पे 3 है तो 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, जो कि काफी लोगों में डर रहता है पर बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर हम प्रोपोर्शन पे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मान लो क्वेश्चन 7 में कहता है अमल और बिस्मल है, ठीक है, उनके जो स्कोर्स है उनका रेशियो 11:14 है, और दोनों अपने स्कोर्स रीचेक करवाते हैं, मतलब मैम के पास जाते हैं कि मैम दोबारा चेक करो, तो उनका जो न्यू रेशियो हो जाता है स्कोर्स का वो जाता है 47:56, और ये दिया गया है कि दोनों का जो स्कोर है वो सेम नंबर से इंक्रीज हुआ है, स्कोर इंक्रीज्ड बाय सेम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों में +a और +a हुआ है। तो हम चाहे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, पर अपने नॉर्मल अप्रोच से भी कर सकते हैं, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है दोनों में, तो कैसे भी कर लो, जो चीज आपको एग्जाम में पहले स्ट्राइक कर जाए, ठीक है ना, ज्यादा कोई टाइम का भी फर्क नहीं है। तो 11k + a और 14k + a बराबर कर दो 47/56 के। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 616k + 56a 658k + 47a, कितना आ गया 9a बराबर 42k, और a/k का इससे हमको रेशियो मिल गया 14/3। अब देखो जब भी हमको दो उनका रेशियो मिला a/k का, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 14 होगी, पर जब a 14 होगा k 3 होगा, k क्या था, इसको हमने इंटू k किया था। तो सिनेरियो क्या है हमारे आगे, सिनेरियो है कि अमल और बिस्मल जो कि 11:14 था, इंटू 3 कर दो जो कि 33:14 3 42 हो गया, ठीक है। ये हमारे इनिशियल स्कोर्स थे, स्कोर्स
फिर दोनों में सेम नंबर ऐड हुआ, ए कितना है 14, अगर हम दोनों में 14 ऐड करें 33 प्लस 14 47 इज टू 56, और देखो यही हमको रेशियो गिवन था कि ये हमारा न्यू रेशियो है। तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को कि हमने ठीक करा है कि नहीं। ठीक है, एक हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर टाइप, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर टाइप। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, जो भी हम सेव करते हैं, हमारी सेविंग्स होती है, वो हमारी इनकम में से हमारा एक्सपेंडिचर निकाल के आती है। ठीक है, और हमेशा हमारी इनकम ज्यादा होगी हमारी एक्सपेंडिचर से। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो भाई डेटा इनकंसिस्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें ये चीज तो वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे वो आपसे क्वेश्चन में बोले कि ए और बी की सैलरी या इनकम सैलरी कुछ भी बोले का जो रेशियो है वो है 5:3। ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो है 7:6। और उसने, अब देखो इससे हम देखो ज्यादा कुछ नहीं निकाल सकते, हम उनकी सेविंग का भी रेशियो निकाल सकते, पर वो कुछ ना कुछ कंडीशन और देगा ताकि वो कुछ निकलवाना चाहे। उसने बोल दिया सेविंग ऑफ ए वो 2 टाइम द सेविंग ऑफ बी की, मतलब ए जितना सेव करता है वो डबल है व्हाट बी सेव्स। ठीक है, और उसने आपसे क्या पूछा है कि उनकी टोटल अर्निंग या टोटल सैलरी अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर की क्या वैल्यू है, ये हमें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जैसे अभी वेरिएबल एज्यूम किया था हम वैसे कर सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि मान लो ये x है ये y है। तो अच्छा देखो, सेविंग का हमको रेशियो दिया ना, सेविंग ऑफ ए अपॉन सेविंग ऑफ बी कितना दिया है 2, जो किसके बराबर है, ए की सेविंग कितनी है, सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। अब 5 में से 7 तो हटा नहीं सकते क्योंकि हमको दोनों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पता, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर अज्यूम कर लिया x और y। तो हम ये तो लिख सकते हैं 5x माइनस 7y, और b का ऐसे ही 3x माइनस 6y 2 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 7y इक्वल टू 6x माइनस 12y, और इससे आ गया 5/x, और x बाय y की क्या वैल्यू आ गई 5। मतलब जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है। तो बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो a और b की सैलरी कितनी आ गई इंटू 5, 25:15, मतलब जो है 25 कमाता है 15 रुपये कमाता है। एक्सपेंडिचर कितना आ गया, वो 1 है 7:6। ठीक है, तो इनकी सेविंग कितनी आ गई, सेविंग का देख लेते क्या रेशियो आ रहा है, 25 में से 7 गए तो 18, और 15 में से 6 गए तो 9। तो देखो ये भी चीज वेरीफाई हो रही है कि सेविंग ऑफ ए 2 टाइम्स है सेविंग ऑफ बी की। हमसे पूछा क्या है, टोटल अर्निंग अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल अर्निंग कितनी है 40, और एक्सपेंडिचर कितना है 7 और 6 13। तो आंसर हम क्या लिखेंगे 40/13 हम आंसर मार्क करेंगे। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। मैंने आपको काफी क्वेश्चंस रेशियो के प्रैक्टिस करा दिए। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और हमको कई बार ऐसा देख के लगेगा कि ये तो बहुत आसान है तो ऐसे ही हो जाएगा, पर हमको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखो प्रपोर्शन हमारे दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन और एक डिसकॉन्टिन्यूड टेन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन मतलब जब ए अपॉन बी बराबर हो बी बाय सी के, सी बाय डी के, ऐसे चलता जाए। ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूड मतलब ए बाय बी बराबर हो सी बाय डी के। ठीक है, अब मान लो इसका क्या मतलब होगा, ऐसे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8, ऐसे कोई भी। इसका क्या मतलब होगा 1/2 बराबर 4/8। ठीक है ना, सब अलग है पर रेशियो बराबर प्रपोर्शन में है सब चीजें ना, एक कंटिन्यूड रेशियो में है। ठीक है, अब इसमें देखो 3 इंपॉर्टेंट टर्म आती है, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, पर मान लो अगर ये बेसिक सा क्वेश्चन आ गया तो आप तभी कर पाओगे अगर आपको इस चीज की नॉलेज है, क्योंकि ज्यादा को लग नहीं रहा, पर जो लग रहा है वो बहुत बेसिक है और इसलिए जरूर आना चाहिए, सिलेबस में है। ठीक है, मीन प्रपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर बोले x इज मीन प्रपोर्शन ऑफ a एंड b, तो अब कुछ नहीं करना, a कॉमा एक्स कॉमा बी लिख देना है, मतलब a अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन बी लिख देना है।
एक्स स्क्वायर आ गया ए बी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट ए बी। इसलिए मीन प्रपोर्शन को हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं, अगर आपने एपीजीपी में पढ़ा होगा, मेट्रिक मीन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन क्या हो गया, मतलब ये बी हमारा मीन प्रपोर्शन हो गया। ठीक है, आप इनको यहां से ना रट के ऐसे याद रखिए कि अगर मान लो बोले एक्स इज थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी। अब देखो जब भी तीन नंबर हमारे उसमें होंगे एक कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, तो आपको कुछ नहीं करना, ए बी और एक्स लिख देना है। ए बी और एक्स का मतलब ए बाय बी बराबर बी बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड प्रपोर्शन का मतलब, जब भी क्वेश्चन में मिले। और फोर्थ प्रपोर्शन हमारा, अब इसमें देखो, अब इसमें हमारा फोर्थ प्रपोर्शन लग सकता, तो फोर्थ प्रपोर्शन में हमारा डिसकंटिन्यूड प्रपोर्शन होना चाहिए। मान लो बोले x इज फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, तो कुछ नहीं करना, ए बी सी और x को एक ऐसे उसमें लिख देना है, a बाय बी बराबर c बाय एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई बी सी अपॉन ए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक पे आपसे आए तो आप उसको बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ठीक है, प्रपोर्शन का एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जो कि कैट में और एसएससी में भी इस साल देखने को आया था, इस साल नहीं मतलब पहले थोड़ा देखने को आया था, जो कि है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या कहता है, बहुत ही आसान सी चीज कहता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि मान लो 1/2, 2/4, 3/6, ये सब मतलब सेम प्रपोर्शन में, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन मतलब कॉन्टिन्यूड नहीं पर सेम प्रपोर्शन में भी 1/2 है, 1/2 है, और मान लो 20/40 ये भी प्रपोर्शन में है, तो हम इन सबका सम कर सकते हैं। सम कर सकते हैं मतलब 1 + 2 + 3 + 20 अपॉन 2 + 4 + 6 + 40 कितना आ गया 26 अपॉन 52, ये कितना आ गया 1/2। तो भी कोई हमारी वैल्यू बिगड़ेगी नहीं, मतलब कि ये कहता है कि अगर a बाय बी बराबर c बाय डी है, तो हम a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी लिख सकते हैं, और a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी लिख सकते हैं, वो भी इनके ही बराबर आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लो अब है तो ये सेम ही, तो ये किसी सेम ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हुए होंगे। ठीक है, तो a बाय बी की वैल्यू भी k होगी और c बाय डी की वैल्यू भी k होगी, तो बेसिकली ये होगा अपना के ए अपॉन के बी बराबर के सी अपॉन के डी। और अगर हम चाहें तो हम इनको ऐसे ऐड कर देंगे, के ए प्लस के सी, के बी प्लस के डी ऐड हो गए, है ना, ए की जगह के ए लिख दिया, बी की जगह बी के लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से के ऊपर से और नीचे कॉमन ले लेंगे, और ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी बचेगा, तो के से के कट जाएगा, और इसलिए हम इसको हम डायरेक्टली ऐड करके लिख सकते हैं। आप कह रहे होगे सर क्या ही पढ़ा दिया, तो बहुत आसान चीज है, पर जब ये लगेगी तब आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसी के बेस पे दो क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आज का, मान लो बोले कि a अपॉन बी प्लस सी बराबर है b अपॉन सी प्लस ए, जो कि बराबर है c अपॉन ए प्लस डी के, और ये बराबर है r के। ठीक है, फिर वो बोल दे फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ r, पूछे r की वैल्यूज का हमें सम बताओ। तो आप क्या करोगे, देखो पहली तरीका तो होता है कि मतलब आंख से ही देखा कि भाई सब तीनों सिमेट्री लग रही है, तो तीनों की अगर सेम वैल्यू हुई 1 1 1 या 2 2 2 या कुछ भी हुई, तो हमेशा आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ठीक है, पर हम इसको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे, अगर जब सेम है तो इनको ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस, डिनोमिनेटर ऐड करेंगे तो 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, हम इनको काट सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारा 1/2 r की वैल्यू। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, पर बट इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन b प्लस सी विल बी इक्वल टू माइनस a, और जब ऐसा हुआ तो a अपॉन बी प्लस सी जो कि r है, a अपॉन माइनस a जो कि r हो जाएगा, तो r की एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी कितनी -1। ठीक है ना, तो
अब देखो, हमसे पूछा था सम, हमने बता दिया -1 + 1/2, जो कितना आ गया -1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो हमको टिक करना है। अब वो इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें है आर की वैल्यू बताओ व्हेन a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0, या व्हेन a + b + c इक्वल टू 0। तो ये आपके इसी क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। वो आपसे ऐसे इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से की आर की वैल्यू 1/2 देनी है कि -1 देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब हम एक पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो आज का 10th क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसके बाद हम वेरिएशन शुरू करेंगे। इसमें मान लो कहता है d - e अपॉन f - g की वैल्यू 5 है, ठीक है। d - f अपॉन e - g की वैल्यू 6 है, और d - g अपॉन e - f की वैल्यू हमसे पूछता है। तो आप चाहे तो उसको पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं बताता हूँ। देखो, अब हो सकता है आपको बहुत आसान लग रहा हो, पर अगर आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो नहीं पता तो आप इसमें बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर ये दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं d/f इक्वल टू e/g इक्वल टू 5। हमें ये दे रखा है तो हम लिख सकते हैं d/e इक्वल टू f/g इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें तो हमको सारे वेरिएबल्स को मतलब जैसे ए बी ये सब है डी ई एफ जी, हम इन सबको एक ही रेशियो में लेके लाना चाहते हैं, है ना। कि सब मान लो जी में हो, या सब, या मान लो जी को एक्स ले लिया, जी को 1 ले लिया। तो हम इस तरह से करना चाहते हैं, इजी रहे इसलिए हम सबको जी में ही लिख लेंगे। अब देखो ऐसे एफ की वैल्यू क्या आ गई 6g इससे, ठीक है ना। और यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई 5g, ठीक। ई की वैल्यू मिल गई, एफ की मिल गई। अब हमें डी की वैल्यू चाहिए जी की टर्म्स में। तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, मान लो क्या आई 6e, और ई की वैल्यू जी की टर्म्स हमको पता है, तो डी की वैल्यू आ गई 30g। ई की वैल्यू में रख दी ना 5g, तो 30g आ गया। और बस अब हमसे क्या पूछा है, डी विच इज 30g माइनस जी अपॉन ई विच इज 5g माइनस एफ, एफ कितना 6g, ठीक है। तो वैल्यू आ गई माइनस का 29 आ गई। तो अगर हमको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो पता है तो हम ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली खत्म कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में मेरे को लग रहा है कि इतना ही काफ़ी है। फिलहाल आपको कोई भी डाउट है तो मैंने जो ये ग्रुप लिंक दिखाया था, आप चाहे तो इस पर वापस से हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है वेरिएशन का। वेरिएशन बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको ज़्यादातर आता ही है, पर इसमें खास बात क्या है कि ये बहुत आसान है। इसका क्वेश्चन आए तो वो ज़्यादातर सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है ना। और ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनवर्स वेरिएशन। मतलब क्या है डायरेक्ट वेरिएशन का? मान लो कोई चीज अगर डायरेक्टली वेरी करती है वाई से, मतलब अगर एक्स की वैल्यू बढ़ी तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स की वैल्यू घटी तो वाई भी घटेगा, ठीक है ना। और इनवर्स वेरिएशन आता है, इसको हम इनवर्स ऐसे डिनोट करते हैं 1/y, इसको डायरेक्ट डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, एक्स बढ़ेगा तो वाई घटा, ट्रम्प ने कुछ गलत, मतलब ट्रम्प ने टैरिफ्स बढ़ाए तो स्टॉक मार्केट गिरा। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, एक्स घटा तो वाई बढ़ा। हमेशा एक इनवर्स प्रपोर्शन, उल्टा प्रपोर्शन चलेगा, ठीक है। और एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू के वाई, और यहाँ एक्स इक्वल टू के बाय वाई, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी ऐसी लाइन होगी तो वो हमारी इससे ओरिजिन से पास करेगी एक्स इक्वल टू के वाई की। और जो भी लाइन बनेगी, जरूरी नहीं है वो, पर ये जरूरी है कि एक लाइन बनेगी और एक लीनियर ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ ऐसे होता है, मतलब ये लगभग टेंडिंग टू इनको टच करने की कगार पे होता है पर कभी टच करता नहीं है। इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और ये इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ आता है, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा पर लैंग्वेज काफ़ी उसकी ज़्यादा आती है, मतलब लैंग्वेज में वो आपको घुमाएगा। पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए
2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है और आपको लगभग हर बुक में मिलेगा। जो ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है ना, मतलब वो कहना चाहता है कॉस्ट एक डायमंड की प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के। ठीक है, ये मान लो हमारा एक डायमंड अच्छा सा बना देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब वो कहता है कि मान लो डायमंड के 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, वो गिर गया तो डायमंड के 4 टुकड़े हो गए, उनके वेट का जो रेशियो है, वेट्स का रेशियो है वो हो गया 1:2:3:4 का। ठीक है, और अब देखो आपको दिमाग में चलना चाहिए, क्वेश्चन जो बना रहे हैं उसके माइंडसेट पे जाके खेलो। इसमें उसने बोला ये रेशियो होना चाहिए, हमको किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट की। तो हमें अभी वो कुछ ना कुछ और भी वैल्यू ऐसी देगा जिससे हम अपने रेशियोज को एक रियल आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो अब वो आगे बोलता है कि ड्यू टू दिस ब्रेकिंग इनटू 4 पीसेस डायमंड लॉस्ट इट्स वैल्यू बाय 70,000। ठीक है, अब हम कहेंगे कि भाई इसमें तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं बची। अगर उसकी वैल्यू लॉस हुई है और हमको एक रेशियो में वैल्यू चाहिए और इससे हम कंपेयर कर सके, क्योंकि उसने क्या पूछा, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड। ओरिजिनल प्राइस हमें बताओ। तो ठीक है, देखो इनका सम कितना है, 4 5 6 7 8 9 10 सम कर लिया हमने। ठीक है, अब ये हमारी कॉस्ट नहीं है, हमको कॉस्ट को कंपेयर करना है, ये हमारा वेट है। अगर हम कॉस्ट पे बात करना चाहें तो कॉस्ट प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर से। वेट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल थी 10 का स्क्वायर 100। तो बाद में कॉस्ट कितनी बची, इनका सम 16 + 9 25, 25 और 5 30। पहले कॉस्ट थी 100, अब कॉस्ट रह गई 30। लॉस कितने का हुआ, 70। हमारा लॉस, एक्चुअल लॉस कितना गिवन है, 70,000। डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, कितना आ गया, 1000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई, हमारी कॉस्ट कितनी है 100, एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल पूछिए, ओरिजिनल प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितना आ गया, 100 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अब बहुत स्मूथली समझ आ रहा होगा। कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज। ठीक है ना, ये हमारा इसमें आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ आए होंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहूंगा ताकि आपकी अच्छी सी इस पर ग्रिप बने कॉन्सेप्ट पे, फिर हम अपना लास्ट टॉपिक सीख के इस वीडियो को खत्म करेंगे। मान लो वो कहता है कॉस्ट ऑफ द मार्बल वेरीज डायरेक्टली। तो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा, वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर रूट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है ना, सरफेस एरिया है मार्बल का, उसके स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ मार्बल वेरीज डायरेक्टली विद थिकनेस का होल स्क्वायर, विद द होल स्क्वायर ऑफ थिकनेस। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ए इंटू टी स्क्वायर। अब वो देखो कुछ डिटेल्स देगा कई क्वेश्चन में, वो क्या बोलेगा कि भाई ए की वैल्यू अगर 1600 है, थिकनेस जब 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, कॉस्ट तब हमारी 360 है। अब वो डिटेल्स क्यों देता है, आप कहोगे सर सारी डिटेल्स उसने खुद ही दे दी, इसकी भी हम निकाले क्या। तो निकालना ये है कि मैंने आपको बताया जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो c = k रूट ए टी स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1600 का रूट कितना आ गया 40, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, के सी कितना दिया है 360। ठीक है ना, अब 9 चौके तो हो गया 360। तो यहाँ पे तो चलो के की वैल्यू 1 आ गई। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है, फिर आपको उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो c = k की वैल्यू 1 हो गई, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी का साइन लगा सकते हैं। ठीक है ना, रूट ए टी स्क्वायर, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। अब वो हमसे कुछ भी पूछ ले कि सी और टी दे के ए पूछ ले
ए और टी देख के सी पूछ ले या सी और ए देख के टी पूछ ले, हम कुछ भी निकाल लेंगे। वो कहेगा फाइंड सी एफ ए इक्वल टू 900 एंड टी इक्वल टू 4। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, रूट ऑफ 900 इंटू 4 चौके 16, ये आ गया सी इक्वल टू 30 इंटू 16, 16 तिया 48 और 0, 480 रुपये हमारी कॉस्ट आ गई। तो इसके साथ ही हमारा वेरिएशन का टॉपिक भी खत्म होता है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको दे दूंगा। और बस एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थ्योरी वाइज हमने पढ़ना भी छोड़ दिया है, वो है लास्ट हमारा, जो कि पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में ही आता है, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि है डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, आजकल इन टर्म्स की चर्चा बढ़ गई है। और सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, और ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। बस इनको समझा के एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने चैप्टर को एंड कर देंगे। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ठीक है। वही बोले कि मान लो दिस इज इक्वल टू द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस ए एंड बी, है ना। बोले डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो मतलब ए और बी का कर दो होल स्क्वायर। बोले सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का कर दो रूट 1/2। बोले ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो भाई ए और बी का कर दो होल क्यूब। और बोले सब ट्रिप्लीकेट रेशियो तो कर दो 1/3। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर अगर आपने वही वाली बात है प्रपोर्शन वाली, कि अगर आपने पढ़ी नहीं होगी तो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। तो इसलिए पता होना बहुत जरूरी है टर्म्स का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोले इफ, कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 12 हो गए ना। मान लो क्वेश्चन 13, बोले इफ 6x प्लस वाई इज टू 7x प्लस 3y इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, है ना। अब वो बोल देगा फाइंड x इज टू वाई। तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट रेशियो किसका है, 2/3 का डुप्लीकेट। तो 6x प्लस वाई अपॉन 7x प्लस 3y इक्वल टू 4/9। सीधा इसका होल स्क्वायर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 54x प्लस 9y इक्वल टू 28x प्लस 12y, ठीक है। यहाँ से अब इधर उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो x अपॉन वाई का आप रेशियो कैलकुलेट कर लेना, वो आ जाएगा 3/26, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 मान लो कहता है इफ किसका ले, ठीक है, इफ 4:9 इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4 प्लस के इज टू 9 प्लस के, ठीक है ना। फाइंड के। तो आपको अगर ये बोल दे तो आप क्या करोगे, फटाफट डुप्लीकेट रेशियो बोलता है तो आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे कि भाई हमको तो ये पता है कि इसका होल स्क्वायर करके लिख देंगे। पर नहीं, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ किसका, ऑफ में जो भी टर्म आएगी उसको हमेशा उसका होल स्क्वायर होगा, उस पर हम डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वो सब लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है 4/9 इक्वल टू 4 प्लस के अपॉन 9 प्लस के का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको खोलना चाहें तो आ जाएगा इक्वल टू 16 प्लस के स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आती होगी 8k अपॉन 81 प्लस के स्क्वायर, 9 दूनी 18k। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो 16 इंटू 9 144 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 9 8 72k और बराबर 81 इंटू 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 72k। ये k से k कैंसिल हो गया, 9 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर चला गया तो आ गया 5k स्क्वायर। 81 81 इंटू 4 और ये 144 तो करेंगे आ जाएगा 180। तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई, डिवाइड करेंगे 36 और के की वैल्यू ऐसे हमारी आ गई है +-6। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रेशियो पढ़ा, प्रपोर्शन पढ़ा, वेरिएशन पढ़ा, इसमें कई चीज़ें पढ़ी, मीन प्रपोर्शन पढ़ा, थर्ड प्रपोर्शन पढ़ा, फोर्थ प्रपोर्शन पढ़ा। फिर बाद में हमने यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा और लास्ट में हमने डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट
और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पढ़ के अपने चैप्टर को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर हमें आप DM कर दीजिए, तो आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपने चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।